नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बिहार में तेजस्वी यादव के लिए एक के बाद एक लगातार बुरी खबर आ रही है। पूरे महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। हर कोई अपनी डफली, अपना राग अलापने में लगा हुआ है। अब देखिए, तेजस्वी को यह उम्मीद थी कि बिहार में महागठबंधन के घटक दल उनकी बात सुनेंगे, उन्हें सीट बंटवारे में निर्णय लेने की छूट मिलेगी, लेकिन उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। महागठबंधन में कोई किसी की नहीं सुन रहा है। अब पहले दौर के मतदान के लिए जो नामांकन था वो हो चुका है और एक तरह से महागठबंधन के हर दल ने, हर घटक ने तेजस्वी की लीडरशिप को ठुकरा दिया है। अब चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वाम दल हो या मुकेश सहनी हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जिसने ये साफ कर दिया है कि वो 6 सीटों पर अपने अलग से उम्मीदवार उतारेगी। तो अभी तक तो बस यही लोग थे ना, कांग्रेस, वाम दल और मुकेश सहनी। अब ये जेएमएम भी आ गई है। जिस पशुपति कुमार पारस के साथ भी उनका गठबंधन होना था, वो भी अब अपना अलग राग अलाप रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अलग से कैंडिडेट खड़ा करेंगे। मतलब महागठबंधन में तेजस्वी बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। कोई उनको इज्जत नहीं मिल रही है वहां पे, और लीडर मानने को तो कोई तैयार ही नहीं है। इससे बड़ी बेइज्जती तेजस्वी की और क्या हो सकती है। लेकिन तेजस्वी को अगर किसी ने सबसे बड़ा झटका दिया तो वो रहे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ने तेजस्वी को सबसे बड़ा झटका दिया है। देखिए, तेजस्वी को ये उम्मीद थी कि जिस तरह से वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए इंडोर्स कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उसी तरह से राहुल गांधी भी उनकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का समर्थन करेंगे और ये कहेंगे कि हाँ भाई, चुनाव के बाद तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको मुख्यमंत्री पद के लिए इंडोर्स करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बार बार कहने के बावजूद राहुल गांधी ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ना, हम तो मुख्यमंत्री पद के लिए आपका समर्थन नहीं करेंगे। इसके पीछे कई वजह हैं। देखिए, राहुल गांधी ने ये जो किया उसके पीछे वजह भी है। वजह एक तो ये है कि राहुल गांधी को ऐसा लगता है, उनकी स्टेट यूनिट ने उनको फीडबैक ये दिया होगा कि अभी भी वो कुछ अपर कास्ट के वोट पे नज़र रखते हैं, और अगर तेजस्वी को, जिनका सपोर्ट बेस बड़ा लिमिटेड है, मुस्लिम और यादव तक, अगर आपने तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद के लिए सपोर्ट कर दिया तो फिर क्या होगा कि ये जो अपर कास्ट वोट है, जो थोड़ा बहुत भी उनको मिलने की उम्मीद है, वो उनको नहीं मिल पाएगा। ये उनको ऐसा लगता है। इसलिए भी एक वजह रही कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने तेजस्वी को अपना लीडर नहीं माना और उनको मुख्यमंत्री पद के लिए इंडोर्स नहीं किया, उनका समर्थन नहीं किया। अब बार बार पूछने पर भी कांग्रेस का कोई भी नेता हो, चाहे वहां के प्रदेश अध्यक्ष हों या कृष्णा लावारू हों, उनसे कई बार पूछा गया, राहुल गांधी स्वयं हों, किसी ने भी तेजस्वी को सीएम पद का चेहरा नहीं माना। एक तरह से राहुल गांधी ने तेजस्वी को सीएम पद के लिए रिजेक्ट कर दिया, कहा ना, ये व्यक्ति इस पद के लिए सही नहीं है। अच्छा देखिए, ऐसा लगता है कि इस रिजेक्शन को तेजस्वी ने दिल से लगा लिया है, दिल से लगा लिया है। और अब हाल ये है कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, किसी से नहीं मिल रहे हैं, कोई कैंपेनिंग नहीं हो रही है। चुनाव की घोषणा जब से हुई है तब से लेकर अब तक, अब देखिए दिवाली का वक्त आ गया है, दिवाली है, तब से अब तक वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, कहीं चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए हैं, ना वो किसी से मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये रिजेक्शन जो कांग्रेस की तरफ से आया है, बाकी घटक दलों की तरफ से जो आया है, वो उनके दिल पे लग गया है। तेजस्वी हर्ट फील कर रहे हैं, उनका दिल टूट गया है, सपना टूट गया है, और अब वो कहीं कैंपेन करने भी नहीं जा रहे हैं, किसी से मिल भी नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है वो बिल्कुल कोप भवन में चले गए हैं जी। आप सोचिए कि ये वक्त क्या लौट के आएगा। उस वक्त से, जब से चुनाव की घोषणा हुई, अब से देखिए दिवाली आ गया, लक्ष्मी पूजा आ गया, इसके बाद छठ आ जाएगा। छठ में भी आप बहुत ज़्यादा कैंपेन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको फिर 7-8 दिन बचेंगे, उसमें आप क्या कैंपेनिंग करेंगे, आप क्या कैंपेनिंग करेंगे। तो ये वक्त जो तेजस्वी यादव ने खो दिया है, ये भी समझ में नहीं आया। अगर वो ये कहते कि हाँ भाई, ये वक्त हमने गठबंधन के अंदर जो विरोधाभास हैं, ये जो सीट का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने लगाया, तो भी बात समझ में आती। कोई अभी तक किसी को कोई पता नहीं है कि वास्तव में
क्या सीटों का बंटवारा हुआ है, ऑफिशियली इसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ये जो इसके गठबंधन में जो लोग हैं, उन लोगों ने अपनी तरफ से जिसके जो मन में आया वहां उन्होंने अपने कैंडिडेट्स दे दिए हैं, या हो सकता है कि अनऑफिशियली कुछ बातचीत हुई हो, लेकिन ऑफिशियली तो कुछ सामने नहीं आया। भाई जनता को तो पता होना चाहिए ना। अब देखिए 1 दर्जन से भी ज़्यादा ऐसी सीटें हैं, 1 दर्जन से भी ज़्यादा, जहां पर ये महागठबंधन के कैंडिडेट एक दूसरे के आमने सामने हैं, 1 दर्जन से भी ज़्यादा। अब सोचिए जनता में क्या मैसेज जाएगा। ये तो अब चुनाव शुरू होने से पहले ही आप चुनाव हार जाएंगे, चुनाव शुरू होने से पहले ही आप हार जाएंगे, क्योंकि जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये कौन साथ साथ लड़ रहा है, अगला मुख्यमंत्री हमारा कौन होगा। और जिस तरह की बातचीत हो रही, जिस तरह की बात मुकेश सहनी ने कह दी है, वो तो अपने आप में और भी डराने वाली है। मुकेश सहनी ने क्या कहा? मुकेश सहनी ने कहा कि देखो हमें सीट कितनी भी मिले कोई मतलब नहीं है। अब ये खबर आ रही है कि उनको शायद 15 के लगभग सीटें दी गई हैं, उसकी भी कोई ऑफिशियल घोषणा तो नहीं हुई है। लेकिन मुकेश सहनी से जब पूछा गया, अब ये बड़ा अजीबोगरीब है, गौतम वोरा से उनको नामांकन भरना था, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी एक कैंडिडेट है, आरजेडी का ऑलरेडी कैंडिडेट है, तो मुकेश सहनी के भाई ने वहाँ से नामांकन फाइल किया है, मुकेश सहनी नहीं कर सके। और मुकेश सहनी का गुस्सा इतना था कि जब उनसे इस बारे में पूछा गया, उस वक्त ये भी एक खबर आई कि शायद उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, क्योंकि एक राज्यसभा सीट मुकेश सहनी को देने की बात हो रही थी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे राज्यसभा नहीं जाना है, मुझे डिप्टी सीएम बनना है। तो इसका मतलब चुनाव के बाद वो कोई भी खेल कर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि वो तेजस्वी के साथ ही रहेंगे, ये मान के चलिए, क्योंकि डिप्टी सीएम के मुद्दे पे ही वो 2020 में तेजस्वी का साथ छोड़ के चले गए थे, बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए थे, आपको याद होगा। इस बार भी वही हाल है। तो मेरा ये कहना है, लोगों का ये कहना है कि भाई तेजस्वी, ये जब से चुनाव की घोषणा हुई है और ये प्रथम चरण के नामांकन की तिथि भी खत्म हो गई, तो आप कर क्या रहे थे भाई? ना आप कहीं प्रचार करने गए, ना आपने कोई सभा को एड्रेस किया, और न ही आप गठबंधन के अंदर ये जो अंतर्विरोध हैं उसको आप सॉल्व कर सके। तो आप क्या कर रहे थे? देखिए लोगों का ये मानना है कि ये तेजस्वी का चुनाव था, तेजस्वी का चुनाव है। अगर महागठबंधन की बात करें तो लीडर तो वही है ना, तो उनको लीड लेना चाहिए था, सबके बीच में एक सामंजस्य बिठाना चाहिए था, इस तरह के जो विरोधाभास है उनको दूर करना चाहिए था। लेकिन तेजस्वी ने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद उनके अंदर एक अहंकार आ गया है, अहंकार आ गया है कि हम अपने मन की करेंगे, और उनको शायद ये लगता है कि उनका जो वोट बैंक है वो उनके नाम पे ही वोट दे देगा, और जीतना होगा तो जीत जाएंगे। तो ये एक अहंकार है तेजस्वी का जो साफ साफ दिख रहा है। आपको पता है मुकेश सहनी, उन्होंने उनसे बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई तेजस्वी यादव से, ये खुद मुकेश सहनी का कहना है। आखिरी समय में जब ये चुनावों की घोषणा हो गई और जब ये सारी चीज़ें चलने लगी, तो वो अपनी सीट को लेकर के व्यग्र होने लगे कि भाई हमें कोई बता ही नहीं रहा। तब जाकर के उनकी बातचीत होती है किससे? दीपांकर भट्टाचार्य से, क्योंकि मुकेश सहनी, आपको याद होगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, तो दीपांकर भट्टाचार्य जो CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो उनसे बातचीत करते हैं कि भाई कोई एक्सट्रीम स्टेप आप मत उठाइए, आप हमें छोड़ के मत जाइए, और आप राहुल गांधी से बात कीजिए। तब ये पत्र लिखते हैं राहुल गांधी को मुकेश सहनी, और तब राहुल गांधी इनको कहते हैं कि भाई आप छोड़ के मत जाइए, और इनको तब बताया जाता है कि 15 सीटें मिलेंगी। वो भी अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं है, ये 15 सीटें मिलेंगी, ये मीडिया में बातें ऐसी आ रही हैं। और मुकेश सहनी का कहना है कि भाई हमसे राजद का कोई आदमी बात ही नहीं कर रहा। तो तेजस्वी कर क्या रहे हैं? या तो वो मान चुके हैं कि वो चुनाव हार चुके हैं, या तो तेजस्वी मान चुके हैं कि वो चुनाव से बाहर हो गए हैं, बिल्कुल हार चुके हैं, उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि कोई डिजेक्टेड आदमी ही होगा जो अपने गठबंधन के घटक दलों से बात नहीं करेगा। ये वही मुकेश सहनी है जिनके साथ वो हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खा रहे थे। अरे भाई तब से आपने इस आदमी को साथ में रखा है, अब जब वक्त आया तो आप इससे बात तो करो, एक सॉल्यूशन तो निकालो। लेकिन तेजस्वी वो भी नहीं कर रहे थे। तो सोचिए तेजस्वी अलग थलग पड़ चुके हैं, वो कोप भवन में जाके छिप गए हैं, क्योंकि उनको गुस्सा इस बात का है कि कोई उनको मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर रहा है, कांग्रेस नहीं स्वीकार कर रही है। अब तेजस्वी का हेलीकॉप्टर खड़ा है पटना में, कांग्रेस का हेलीकॉप्टर खड़ा है, लेकिन कोई चढ़ने वाला नहीं है। सोचिए कौन सी स्थिति आ गई है वहां पे। वैसे देखिए वो पहले फेज में जो 121 सीट हैं उसके लिए पूरे महागठबंधन ने सारी सीटों पे कैंडिडेट फाइल कर दिया है, वो कर दिया है। जितने भी उसके दल हैं, राजद है, कांग्रेस है, CPI-ML है, CPM है, CPI है, मुकेश सहनी की पार्टी VIP है।
लेकिन किसी को कोई पता नहीं है कि इसमें से कितनी सीटें कौन सी दल को ऑफिशियली मिला है, किसी को मालूम नहीं है। अब सारे महागठबंधन के दलों ने वो फाइल तो किया है, लेकिन जैसा मैंने कहा, आपको बताया, कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पे इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट फाइल किया हुआ है। अब मजे की बात देखिए कि जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनकी जो सीट है कुटुंबा, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। तो राजद के जो नेता हैं सुरेश पासवान, उन्होंने भी अपना नामांकन फाइल कर दिया है। मतलब भाई, कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है, आपने उसको भी नहीं छोड़ा, उसकी सीट पे भी राजद ने अपना कैंडिडेट दे दिया। तो समझिए किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, ये तो हास्यास्पद है। अरे भाई, जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है उसकी भी कुछ इज्जत रखिएगा कि नहीं रखिएगा। देखिए, इसी तरह से राजद और कांग्रेस ने वैशाली में, लालगंज में एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट जो है वो उनको टिकट दिया हुआ है, उन्होंने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। अब देखिए, वैशाली में वो कांग्रेस के संजीव सिंह है, तो आरजेडी के अभय कुशवाहा वहां से लड़ रहे हैं। वैसे ही लालगंज में कांग्रेस के आदित्य राज हैं, तो राजद की तरफ से शिवानी सिंह हैं जो मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं। तो ये क्या हो रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा। और इस तरह के करीब दर्जनों सीट हैं जहां पे कि इनके कैंडिडेट आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। अब देखिए, कांग्रेस ने एक तरफा 54 लोगों की एक लिस्ट जारी की है। 54 लोगों की, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 54 लोगों की लिस्ट दिखा दी है। माले ने 14 लोगों की लिस्ट भी जारी कर दी है पहले फेज के लिए। अब दूसरे फेज के लिए देखिए कितने लोगों की लिस्ट वो जारी करते हैं। अब ये जो वीआईपी के प्रवक्ता हैं वो मीडिया में कहते चल रहे हैं कि भाई हमें 15 सीटें मिली हैं, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। और 4 लोगों ने पहले फेज के लिए नामांकन फाइल कर दिया। अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है सहनी जो हैं वो अगले फेज में जब नामांकन शुरू होंगे तो उसके लिए अपना नामांकन करेंगे। लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं है, कुछ स्पष्ट नहीं है कि क्या किसकी क्या ऑफिशियल स्थिति है, ऑफिशियली कौन सी पार्टी कितने सीटों पे लड़ रही है। और जैसा मैंने आपको कहा, सहनी ने तो कह दिया कि उनकी नज़र डिप्टी सीएम पोस्ट पे है, तो चुनाव के बाद वो कहाँ रहेंगे, भागेंगे नहीं भागेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे तो उन्होंने एक तरह से विद्रोही कर दिया है, विद्रोही कहेंगे ना, वो कह रहे हैं भाई सीट वीट को छोड़ो, हमको डिप्टी सीएम बनना है। जो डिप्टी सीएम ऑफर करेगा, और अगर नहीं भी करेगा तो इधर से तो चिढ़े हुए हैं ना, तेजस्वी तो उनसे बात ही नहीं कर रहे, तो गुस्सा तो है। तो आप मान के चलिए कि मुकेश सहनी ने एक तरह से विद्रोह कर दिया है, और चुनाव के बाद तो आप देखिएगा उनके तेवर क्या होते हैं। तो तेजस्वी के लिए यह भी अच्छी खबर नहीं है। देखिए, तेजस्वी की जो नेतृत्व क्षमता है वो इस बार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहनी ने उसको क्वेश्चन किया है, सहनी ने सिर्फ क्वेश्चन नहीं किया, पूरा गठबंधन उनके नेतृत्व क्षमता को, कांग्रेस हो, वाम दल हो, सब मिलकर के उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग अपने अपने मन से वो कैंडिडेट खड़ा करते जा रहे हैं। और तेजस्वी के लिए मुश्किल क्या है कि घटक दल उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, वो तो एक बात है। अपने परिवार में भी उन्होंने जो सीन क्रिएट किया है, तेज प्रताप को धक्के दे करके बाहर निकाल दिया औरंगजेब की तरह, जिसने अपनी भाई की हत्या कर दी थी सत्ता की प्राप्ति के लिए। तो अब लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि तेजस्वी ने भी अपने भाई तेज प्रताप की राजनीतिक हत्या कर दी है, क्योंकि तेज प्रताप से आप पूछिए, तेज प्रताप आपको बताएंगे कि उनको पार्टी से बाहर निकालने का जो फैसला है वो कोई लालू यादव का फैसला नहीं है, वो तो उनसे ठप्पा लगवा लिया गया, चूंकि वो अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और जो बहनें हैं, मीसा भारती हों या रोहिणी आचार्य हों, इन लोगों की भी स्टेटमेंट आपने देखा ही होगा, तो वो लोग भी खुश नहीं है। मतलब तेजस्वी से ना तो उनके परिवार के अंदर कोई खुश है और ना ही उनके गठबंधन में कोई खुश है। तो सोचिए तेजस्वी किस स्थिति में पहुंच गए हैं। उनके नेतृत्व को हर किसी ने अस्वीकार कर दिया है। आज इस स्थिति में तेजस्वी आ गए हैं बिहार में। अब ऐसे देखिए, राजद ने तकरीबन 48 लोगों को अपना सिंबल दिया हुआ है। ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दे दिया है। और अलायंस के जो लोग हैं ना, और राजद के जो लोग हैं, वो ये मान रहे हैं कि भाई अब नामांकन वापस लेने की जो तिथि है, उस तिथि तक भी कोई सॉल्यूशन निकल जाए, इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है। मतलब फ्रेंडली फाइट्स होंगे, मतलब दोस्ताना मुकाबला होगा। अब दोस्ताना मुकाबला होगा तो किसका फायदा होगा उसमें? गठबंधन का ही नुकसान होगा। नुकसान तो उन्हीं का होगा ना, क्योंकि आपके कैडर को पता ही नहीं है, आपके वोटर को पता ही नहीं है किसको वोट देना है। तो आप सोचिए, मजाक बन करके रह गया है ये जो गठबंधन है, और तेजस्वी की जो लीडरशिप है वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। अच्छा, ये तो बात होगी महागठबंधन की। दूसरी तरफ आप देखिए कि एनडीए की तैयारी फुल स्विंग में है। आप देख रहे होंगे हर कोई कैंपेन कर रहा है एनडीए की तरफ से। नरेंद्र मोदी की सभाएं हो रही हैं, अमित शाह की सभाएं हो रही हैं, नीतीश कुमार की सभाएं हो रही है, हर कोई अपनी तैयारी में लगा हुआ है।
सीटों का बंटवारा बिल्कुल सही तरीके से हो गया। जहां भी छोटी मोटी समस्याएं थी, खुद अमित शाह ने उन समस्याओं को सॉल्व किया। वो जो रोल जो तेजस्वी को प्ले करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, अमित शाह ने वो रोल प्ले करके जो छोटी मोटी मुश्किलें थी एनडीए के अंदर घटक दलों के बीच में, उसको उन्होंने रिजॉल्व किया है। तो एक समस्या तेजस्वी के साथ ये है कि न तो वो खुद लीडर बन पाए और न ही अमित शाह की भूमिका में वहां पर कोई और है। राहुल गांधी की भी कोई नहीं सुनेगा। तो अब देखिए कि वहां पे हर कोई सभा कर रहा है एनडीए की तरफ से और पूरी तैयारी फुल स्विंग में चल रही है। अब देखिए 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, अगर आप उसके परिणाम को गौर से देखेंगे तो एनडीए को 174 विधानसभा सीट में लीड थी। एनडीए 174 विधानसभा सीटों में लीड कर रही थी। अब जिस तरह से चीजें चल रही हैं और एनडीए की जो वेलफेयर स्कीम्स रही हैं, महिलाओं का जिस तरह से झुकाव एनडीए की तरफ एक तरफा दिख रहा है और ये महागठबंधन में जो बिखराव दिख रहा है, कोई नेतृत्व नहीं है, तेजस्वी की लीडरशिप को हर कोई क्वेश्चन कर रहा है, 1 दर्जन से ज़्यादा कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं महागठबंधन के, तो मैसेज क्या जाएगा? नैरेटिव क्या बन रहा है? ऑप्टिक्स क्या है? वो ये बता रहा है कि एक तरफ जहां महागठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ है, वहीं एनडीए पूरी ताकत के साथ और एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ रहा है। तो ये जो 174 सीट में वो लीड कर रही थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, आप ध्यान रखिए कि ये जो फ्लोटिंग वोट्स जो है ना, जो लोग अनडिसाइडेड होते हैं कि किसको वोट दें, वो जब ये देखेंगे कि अरे महागठबंधन तो टूट रहा है या टूट गया है, वो सब एनडीए की तरफ आ जाएंगे। और अगर एनडीए की सीट 200 के ऊपर चली जाती है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वहां से जो खबरें आ रही हैं बिहार से, वो ये बता रही हैं कि जो सिचुएशन बन रही है वहां पे, उसके हिसाब से एनडीए को 200 से ज़्यादा सीटों में लीड दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि एनडीए को 200 से भी ज़्यादा सीट मिलेगी और शायद ये 2010 के जैसा परफॉर्मेंस हो सकता है जब एनडीए को 206 सीटें मिली थी। उसकी संभावना पूरी तरह से बन रही है और इसके लिए महागठबंधन में अगर कोई जिम्मेदार है तो वो तेजस्वी यादव हैं, जो बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, नेतृत्व नहीं कर पाए, सबको एक साथ जोड़ के नहीं रख पाए और इसलिए उनका सपना एक बार फिर से टूट रहा है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।